पीएम मोदी ने वर्ल्ड कप फूड इंडिया 2023 का किया इनॉग्रेशन। भारत मंडपम में प्रधानमंत्री बोले, महिलाओं में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लीड करने में की क्षमता। बिग बॉस विनर एल्विश पर सांपों की तस्करी का आरोप, एफआईआर दर्ज। विदेशी लड़कियां बुलाकर रेप पार्टी कराते थे, 5 गिरफ्तार, 20 ml जहर बरामद। पंजाब विधानसभा सत्र को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। गवर्नर याचिका के बाद 2 बिलों को दे चुके मंजूरी, 4 अभी भी लटके। राजस्थान के सीनियर आईएएस के घर पर ईडी की छापेमारी, जल जीवन मिशन घोटाले की में कार्रवाई। मंत्री महेश जोशी के कार्यालय में भी सर्च ऑपरेशन जारी। आईआईटी बीएचयू में कपड़े उतरवाने का मामला, 2500 छात्र छात्राओं ने 11 घंटे प्रदर्शन किया। पीएमओ ने मांगी रिपोर्ट, आईआईटी बीएचयू के बीच बनेगी दीवार। दिल्ली की हवा जहरीली हुई, 5वीं तक के स्कूल बंद। गैर जरूरी निर्माण तोड़फोड़ और कोयला जलाने पर रोक, डॉक्टर बोले मास्क जरूरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। देश की बात में आपका स्वागत है। इसी बीच बड़ी और अहम खबर से आपको रूबरू करा दें। एल्विश यादव की पार्टी में जहर और वाला जाम सामने आया है। जिस तरीके से लगातार ये आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं। 3 राज्यों में पुलिस की छापेमारी जारी है। एल्विश की खोजबीन की जा रही है, तलाश जारी है। हालांकि एल्विश ने सफाई भी दी है। पुलिस ने कोबरा सांप भी बरामद किया और एफआईआर दर्ज की गई है। बिग बॉस विजेता एल्विश यादव पर यह केस दर्ज किया गया है। ओटीटी विनर बिग बॉस विनर 2 के विजेता हैं और कई गंभीर आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि छापेमारी के दौरान 20 ml जहर भी बरामद किया गया है, कोबरा सांप भी बरामद किया गया है और कई गंभीर आरोप। हालांकि इन आरोपों को लेकर एल्विश यादव ने सफाई भी दी है और सीएम योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई है। तो लगातार खोजबीन जारी है। उत्तर प्रदेश पुलिस छापेमारी तेज है प्रशासनिक अमले की तरफ से और मेनका गांधी ने भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं और पूरा का पूरा सरगना बताया है। तो इस छापेमारी के दौरान पुलिस ने कोबरा सांप भी बरामद किया। बिग बॉस विजेता एल्विश यादव के खिलाफ ये केस दर्ज किया गया है। एल्विश यादव की पार्टी में जहर वाला जाम, यानी कि ये आरोप सामने आ रहे हैं और लगातार पुलिस खोजबीन में जुटी हुई है। तो पुलिस ने पार्टी वाली जगह से एक सांप भी, कोबरा सांप बरामद किया। पुलिस को मौके से सांप का जहर भी मिला है और पुलिस ने कई लोगों को इस बीच गिरफ्तार भी किया और पूछताछ भी की जा रही है। तो बिग बॉस ओटीटी विनर एल्विश यादव का नाम सामने आया है। तो सेवरोन बैंक्वेट हॉल है जहां से छापेमारी के दौरान ये सांप बरामद किया गया। 9 अलग अलग सांप और 20 ml जहर पुलिस ने बरामद किया है। 5 लोगों की गिरफ्तारी इस मामले को लेकर। बढ़ते आगे, दिल्ली से अहम खबर सामने आ रही है। एनसीआर में एल्विश यादव की तलाश। नोएडा पुलिस एल्विश यादव की तलाश में जुटी हुई है और पुलिस के पास अभी एल्विश की लोकेशन नहीं है। एल्विश से पूछताछ के लिए खोजबीन जारी है। पुलिस लगातार छापेमारी तेज करती हुई नजर आ रही है और धरपकड़ में लगी हुई है। फिलहाल अभी तक किसी भी तरीके का कोई सुराग निकलकर सामने नहीं आया है, लेकिन इन आरोपों को लेकर एल्विश यादव ने एक वीडियो जरूर शेयर किया है और इस वीडियो के ऑडियो के जरिए, माफ कीजिएगा, उन्होंने इन आरोपों को नकारा है और साफ तौर पर यह कहा है कि ये एक साजिश है, फंसाने की कोशिश की जा रही है। तो पुलिस के पास अभी एल्विश की लोकेशन नहीं मिली है। लगातार लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है। प्रशासनिक अमले की तरफ से पूछताछ जारी है। जिन 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है इस छापेमारी के दौरान। दिल्ली से यह अहम खबर आपको बता रहे हैं। तो बिग बॉस ओटीटी विनर हैं
एल्विश यादव और फेमस यूट्यूबर जिनके ऊपर ये गंभीर आरोप लगाए गए। और आपको बता दें, रेव पार्टी के आरोपों को एल्विश यादव ने खारिज कर दिया है। वीडियो साझा कर यूट्यूबर ने सफाई दी है। एल्विश पर सांपों की तस्करी का आरोप लगा है और इन आरोपों को दरकिनार किया है। इस वीडियो के जरिए उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये एक तरीके से सोची समझी साजिश के तहत फंसाने की कोशिश की जा रही है, नाम खराब करने की कोशिश की जा रही है। और एल्विश ने इन आरोपों को लेकर ये सफाई इस वीडियो के जरिए साझा की। सीएम योगी आदित्यनाथ से भी गुहार लगाई है, न्याय की गुहार लगाई, क्योंकि ये आरोप लगातार जो लगाए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस ने छापेमारी के दौरान सांपों को भी बरामद किया और साथ ही 20 ml जहर भी बरामद किया। 5 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है, पूछताछ जारी है। यादव और मैं सुबह उठा, मैंने देखा कि कैसे कैसे न्यूज़ फैल रही है मेरे खिलाफ। ऑल ओवर मीडिया में ये चीज़ हो रखी है, एल्विश यादव अरेस्ट हो गए, एल्विश यादव नशीले पदार्थ के साथ ऐसे ऐसे पकड़े गए। ये सारी चीज़ें जो मेरे खिलाफ फैल रही हैं, जितने भी आरोप मेरे ऊपर लगे हैं भाई, सारे बेबुनियाद हैं, सारे फेक हैं। 1% भी इनमें सच्चाई नहीं है। मैं पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूँ यूपी पुलिस के साथ, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा यूपी पुलिस को, पूरे प्रशासन को, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी को, कि मेरी 1% भी 0.1% भी अगर इस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट मिल जाती है, मैं सारी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। और मीडिया से रिक्वेस्ट है, कृपा करके जब तक आपके पास ठोस सबूत ना हो जाए, एल्विश यादव अरेस्टेड, जो सारी चीज़ें आप लिख रहे हो, प्लीज़ मेरा नाम खराब ना करें। और ये जितने भी इल्ज़ाम लगे, इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक, 100 मील तक मेरा कोई लेना देना नहीं। ऑल्दो मेरा मन नहीं करता भाई कि मैं सीरियस माहौल में रहूँ या फिर सीरियस बातें करूं, ऐसी सारी चीज़ें, बट जो झूठी खबरें फैलती हैं ना, खासकर मेरे खिलाफ, बेफालतू में भाई, ना मेरा कोई लेना देना इन चीज़ों से, ना मैं, मेरे तो व्लॉग्स देखते हो भाई, रोज़ व्लॉग्स आते हैं, कभी कहाँ हैं, कभी लंदन, कभी शूट कर रहे हैं मुंबई में, ऐसे तैसे कर रहे हैं, घर वालों के घर पर टाइम नहीं दे पा रहे, और ये सब काम करेंगे। वाह, इल्ज़ाम भी कैसे लगाएं, जहरीले सांपों का जहर, वाह भाई, यही तो काम बच रहे हैं मेरी ज़िंदगी में कि मैं जहरीले सांपों का जहर बेचूं, ये किसी को दूं, नशा करूं इन चीज़ों का। वाह वाह। तो यह एल्विश यादव का वीडियो सामने आया है, जिसमें आरोपों को नकारा है और साफ तौर पर यह कहा है कि कोसों दूर हैं और इन सब चीजों से दूर हैं, और पता नहीं क्यों इस तरीके की साजिश रची जा रही है। दिल्ली से यह हम खबर आपको बता रहे हैं। एल्विश यादव मामले में मेनका गांधी का भी बयान सामने आया है। मेनका ने एल्विश यादव की अरेस्टिंग की मांग की है। मेनका गांधी ने एल्विश यादव को किंग पिन बताया है और एल्विश यादव पर मेनका गांधी का यह बयान और सिरगना बताया है। आपको बता दें, एल्विश यादव सांप बेचता है। मेनका गांधी ने अपने बयान में इस बात का जिक्र किया है। एल्विश यादव की गिरफ्तारी होनी चाहिए। मेनका गांधी ने ये कहा है कि एल्विश यादव सांप की तस्करी का काम करता है, सांपों की तस्करी करता है और सरगना है, गिरफ्तारी होनी चाहिए। हालांकि एल्विश यादव लगातार इन आरोपों को नकारते हुए नजर आ रहे हैं और मीडिया से भी इस बात का जिक्र कि इन अफवाहों पर ध्यान ना दिया जाए। जी, पीएफए ने चाप लगा करके उनको, उनके लोगों को पकड़ा। ये जो बंदा है, इसके ऊपर हमारी नज़र बहुत दिनों से है, क्योंकि ये जो अपने फिल्में खींचता है, फोटो खींचता है और लगाता है यूट्यूब पर, उसमें वो सांप अक्सर पहनता है। तो फिर ये सारे के सारे सांप इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, पाइथन्स हैं, कोबरास हैं, और इनको लेने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए 7 साल की सज़ा है, संगीन जुर्म माना जाता है, शेड्यूल्ड 1 एनिमल है। फिर उसके बाद पता चला कि ये बेचता है इनका वेनम। तो ये ट्रैप के लिए हमने उन्हीं को ही फ़ोन करके कहा कि हम पार्टी कर रहे हैं,
आप अपने लोगों को भेजिए। पहले उसने लोगों को भेजा देखने के लिए कि ये ट्रैप है या क्या है, लेकिन उसको लगा कि सब कुछ सही है, तो 5 लोगों को भेजा स्नेक वेनम के साथ और सांपों के साथ, और ये सप्लाई करता है। चलिए, तो मेनका गांधी का जो बयान निकलकर सामने आया है, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि क्योंकि कई बार वीडियोस में देखा गया है, यूट्यूबर हैं एल्विश यादव, तो जाहिर सी बात है कई बार सांपों के साथ देखा गया, तो इस तरीके के आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं और इसके लिए बाकायदा कानून है। 7 साल की सजा का भी जिक्र करती नजर आई कि गिरफ्तारी होनी चाहिए और इसके तहत कार्रवाई भी होनी चाहिए। बढ़ते आगे राजस्थान का रुख करते हैं। राजस्थान में ईडी के अधिकारी घूस लेते पकड़े गए हैं। एसीबी ने ट्रैप किया, सहयोगी भी गिरफ्तारी की गई है और अधिकारियों ने 15 लाख की रिश्वत मांगी थी। आरोपी अफसर एसीबी की कस्टडी में हैं। तो एसीबी ने ट्रैप किया और अधिकारी ने 15 लाख की घूस मांगी थी, रिश्वत मांगी थी। आरोपी अफसर एसीबी की कस्टडी में है। तो राजस्थान में ईडी के अधिकारी पकड़े गए हैं रिश्वत लेते हुए। और इसी बीच अगली खबर भी राजस्थान से सामने आ रही है। जल जीवन मिशन मामले में ईडी की छापेमारी लगातार जारी है। राजस्थान के 25 स्थानों पर ये तलाशी जारी है। आईएएस सुबोध अग्रवाल के जयपुर आवास पर यह तलाशी ली गई और आईआरएस रोली अग्रवाल का भी आवास खंगाला जा रहा है। हालांकि ईडी लगातार आरोपों के घेरे में घिरती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से रिश्वत लेने का ये मामला राजस्थान से ही सामने आ रहा है और ये अहम खबर राजस्थान से सामने आ रही है। जल जीवन मिशन के तहत आपको बता दें 25 स्थानों पर ईडी की छापेमारी जारी है। लगातार छापेमारी की जा रही है। आईएएस सुबोध अग्रवाल के जयपुर आवास पर भी तलाशी ली गई और आईआरएस रोली अग्रवाल का भी आवास खंगाला गया। राजस्थान से यह अहम खबर सामने आ रही है। पच्चीस स्थानों पर यह तलाशी छापेमारी जारी है। तो फिलहाल इस छापेमारी के दौरान क्या कुछ निकलकर सामने आएगा ये देखना होगा, क्योंकि लगातार 25 स्थानों पर ईडी की छापेमारी और ईडी भी सवालों के घेरे में जिस तरीके से रिश्वत लेने का ये मामला सामने आ रहा है। बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली खबर का। दिल्ली से अहम खबर सामने आ रही है। राजधानी में प्रदूषण पर छापेमारी, रेड अलर्ट माफ कीजिएगा जारी किया गया है और इसके साथ ही जीआरएपी 3 लागू किया गया है और हवा में घुले इस जहर से घुटने लगी हैं अब सांसें। प्रशासन ने पाबंदियां भी लगाई हैं। तो फिलहाल निर्देशित किया गया है, दिल्ली की जो आबो हवा है वो पूरी तरीके से जहरीली हो चुकी है, क्योंकि यहाँ का एक्यूआई जो लेवल है वो 400 के पार पहुँच चुका है। 5वीं तक के स्कूल गैर जरूरी निर्माण, फिलहाल इस पर रोक लगाई गई है। तोड़फोड़ और कोयले पर रोक लगाई गई है। डॉक्टर ने एडवाइजरी जारी की है कि मास्क बेहद जरूरी हो गया है। तो प्रदूषण को लेकर जिस तरीके से हवा में जहर घुलता जा रहा है, इसको लेकर ये एडवाइजरी, ये निर्देश जारी किए गए हैं। प्रशासनिक स्तर पर कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं, क्योंकि लगातार वायु प्रदूषण बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इसका सीधा सीधा असर आम जनमानस पर देखने को मिल रहा है। इसको लेकर अब प्रशासनिक स्तर पर सतर्कता बढ़ती जा रही है।
बढ़ते आगे, चुनावी कुरुक्षेत्र में जुबानी जंग अब तेज होने लगी है। कांग्रेस नेता और शक्ति विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर चरणदास महंत ने नारायण चंदेल के बयान को खराब बताते हुए कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया था। पलटवार करते हुए डॉक्टर महंत के प्रतिद्वंदी और शक्ति सीट से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर खिलवान साहू ने बड़ा बयान दिया है। डॉक्टर साहू ने कहा है कि डॉक्टर महंत 5 साल से नहीं बल्कि 50 सालों से हैं। उन्होंने ये भी कहा कि डॉक्टर महंत कहीं भी जाते हैं, लोटा में पानी मांगते हैं और गुड़ाखू करना शुरू कर देते हैं। लोग समझते हैं कोई विषय बताएंगे, बातचीत करेंगे, पर ऐसा नहीं होता। नहीं, किस विषय में बयान आया था? जो 5 साल केवल गुड़ाखू किए हैं वाले मामले में। 5 साल नहीं, वो तो 50 साल से करने के बाद, है ना, जब से है तब से गुड़ाखू कर रहे हैं। वो तो किसी के यहाँ जाते हैं, बड़े नेता के यहाँ, तो पीठ पर कंधा रखते हैं, पानी मांगते हैं, तो लोग समझते हैं लोटा में पानी, जग में पानी क्यों मांग रहे हैं, है ना, और वहीं से गुड़ाखू करके फिर रवाना हो जाते हैं। लोग समझते हैं कोई विषय हमको बताएंगे, कोई बातचीत करेंगे, पूछने के लिए हमको घर बुला रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बढ़ते आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांकेर पहुंचे, जहां गोविंदपुर के मैदान में विजय संकल्प महारैली कार्यक्रम में शामिल हुए और चुनावी जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में 70 से 80 हजार लोगों की भीड़ में एक बच्ची पीएम मोदी के भाषण के दौरान मंच के सामने कड़ी मेहनत से बनाए हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्केच लेकर खड़ी हुई थी, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर जाती है और भाषण के दौरान भरे मंच से वो बच्ची का धन्यवाद करते हुए कहते हैं कि बेटी, मैंने तुम्हारी ये तस्वीर देखी है, तुम्हारा काम बहुत अच्छा है, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। उन्होंने पुलिस के जवानों से कहा कि बेटी तस्वीर देना चाहती है तो ले लीजिए और मुझे तक जरूर पहुंचाइए। ये भी कहा कि थैंक यू, तुम्हारा पता उसमें लिख देना, तुम्हें मैं चिट्ठी जरूर लिखूंगा। कितना समय लगा आपको इस पेंटिंग को बनाने? मुझे इस पे बनाने के लिए 3 महीने लगे। कौन सा कक्षा में पढ़ती हैं आप? मैं कक्षा 5वीं में पढ़ती हूँ। अच्छा, और क्या कहना चाहेंगी? जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने स्टेज से आपकी तस्वीर देखी, आपको पुकारा, मुझे आपको बहुत चिट्ठी अच्छा लिखने की बात भी कही उन्होंने, मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने मुझे देखा। मुझे लग नहीं रहा था कि वो मुझे देख रही है। क्या कारण क्या था बेटा बनाने का? कुछ कारण बता। मुझे जब पता चला कि वो आ रहे हैं तब मैंने उनका तस्वीर बनाना चालू किया। मैं चाहती थी कि उनका तस्वीर बनाऊं। कितने समय लग गया तस्वीर बनाने में आपको? 3 घंटे। अच्छा, ये बताइए, मोदी जी कह रहे हैं कि आपको चिट्ठी लिखेंगे, क्या चिट्ठी का इंतजार रहेगा? बहुत। ये बच्चों के भविष्य का फैसला करने का चुनाव है। बेटी, मैंने तुम्हारी ये तस्वीर देखी है, तुम इतना बढ़िया काम करके लाई हो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, लेकिन बेटी थक जाओगी, तुम कब से खड़ी हो। ये पुलिस के जवानों से मैं कहता हूं, वो तस्वीर बेटी देना चाहती हो तो ले लीजिए और मुझे जरूर पहुंच जाएगी। बहुत बढ़िया काम किया तुमने, और तुम्हारा पता उसमें लिख देना, मैं जरूर तुझे चिट्ठी लिखूंगा। बढ़ते आगे, रायपुर का रुख करते हैं। रायपुर उत्तर सीट के मतदाता हर चुनाव में अलग अलग पार्टी के विधायक चुनते आ रहे हैं और इस सीट पर सिंधी समाज, उत्कल समाज और गुजराती समाज, सिख समाज, मुस्लिम और ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या लगभग बराबर है। यही कारण है कि यहां कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से समाज विशेष का उम्मीदवार मैदान में उतारा जाता है। और रायपुर उत्तर विधानसभा काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, कई मंत्री, विधायक और सांसद रहते हैं और ये सीट भौगोलिक परिस्थिति से काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि इसी क्षेत्र में रेलवे स्टेशन सहित तमाम बाजार, व्यापारिक केंद्र, व्यापारिक प्रतिष्ठान मौजूद हैं। विधानसभा क्षेत्र में कई IAS, IPS भी रहते हैं और ये भी एक कारण कह सकते हैं। इस लिहाज से भी ये बेहद महत्वपूर्ण सीट है। मैं उत्तर विधानसभा क्षेत्र में हूं, जहां पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता से मिल रहे हैं, जनता से को अपील कर रहे हैं कि भाजपा को वोट देना, इस बार सरकार बदलने का इनका लक्ष्य है। सरकार बदलना चाहते हैं। क्या जनता से मिल रहे हैं? जनता क्या बोल रही है इस बार? आप लोग मिल रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पे जनता के मन में बदलाव बिल्कुल तय हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के लिए आम जनमानस ललायित है और 17 तारीख को फॉर्मेलिटी होगा, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी का विधायक रायपुर उत्तर में आएगा और पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जैसे कि आप लोग लगातार जनता से मिल रहे हैं, तो जनता से ऐसे क्या विचार लग रहा है कि जनता क्या बोल रही, क्या जनता का मूड हो सकता है इस बार?
आप कभी भी किसी घर में मेहमान बन के जाते हैं तो मेहमान आपका कैसा स्वागत कर रहा है ये बात बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। ठीक उसी प्रकार से जब हम डोर टू डोर कर रहे हैं हमारे अध्यक्ष जी और पूरी युवा मोर्चा की टीम के साथ, ये चीज़ बहुत स्पष्ट है कि जनता जिस तरीके से हमारा स्वागत कर रही है, अभिनंदन कर रही है, जिस प्रकार से हमारा आवभगत कर रही है, ये तय है कि उनके मन में भारतीय जनता पार्टी और कमल निशान को जिताने का मन बन गया। इस बार कांटे की टक्कर मानी जा रही है, एक तरफ पुरेंद्र मिश्रा तो दूसरे तरफ जुनेजा, तो वहीं निर्दलीय में वो भी अजीत कुकरेजा भी कूद चुके हैं। तो ऐसे में क्या लगता है कि क्या एक कांटे की टक्कर ऐसे में क्या बीजेपी को फायदा होने वाला है? देखिए, बीजेपी और कांग्रेस की ही लड़ाई थी, लेकिन कांग्रेस आपस में ही लड़ रही है। कांग्रेस दो नेता आपस में लड़ रहे हैं, दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस से, उनके नेताओं से कोई सरोकार नहीं है। हमको केवल छत्तीसगढ़ की जनता से सरोकार है और रायपुर उत्तर की जनता से सरोकार है। हम तो केवल उनका भला करना चाहते हैं, इस क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं और निश्चित तौर पे इसमें कहीं कोई त्रिकोणीय संघर्ष नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बड़े आसानी से बहुमत के साथ चुनाव जीत रही है। ये जो लगातार चाकूबाज और यहाँ पे अगर अपराध का बात किया जाए, चाकू खिलौना जैसे लोग मान रहे, किसी को भी चोप दे रहे हैं, तो ऐसे में क्या बोलेंगे कि अगर आप लोग की विधायक जीत के आते तो क्या इस पर फोकस किया जाए, ध्यान दिया जाए? छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया कहा जाता है। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया इसीलिए भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ के लोगों की तासीर ही बहुत अच्छी है, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन जब से कांग्रेस सरकार आई है, इस प्रकार की घटनाओं को उनका संरक्षण मिलता है, घटना करने वाले अपराधियों को कांग्रेस सरकार का संरक्षण मिलता है, जिससे उनको बल मिलता है। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, इसी रायपुर में कहीं कुछ नहीं होता था। इस 5 साल के अंदर, जिसमें 2 साल कोरोना में निकल गया, तो 3 साल में ही इतना ज़्यादा संरक्षण मिला है कांग्रेस सरकार का कि आप देखिए इस तरह के घटने बहुत बढ़ गए हैं। माताएं बहनें सुरक्षित नहीं हैं, व्यापारी सुरक्षित नहीं हैं। तो इसीलिए इस सरकार को बदलना है, चाकूपुर को रायपुर वापस बनाना है। क्या बदलाव चाहते हैं? बदलाव तो हो रहा है निश्चित तौर पे। ये जो 5 साल के भूपेश बघेल के कुशासन रहा है, इससे पूरे प्रदेश की जनता त्रस्त हो चुकी है। और रायपुर उत्तर में जो ये नमस्ते विधायक है, उसको जनता इस बार नमस्ते कर रही है, क्योंकि वो विधायक चौक चौराहे में नमस्ते करने के अलावा 5 साल में एक काम नहीं किया, एक विकास का कार्य नहीं किया। पूर्व में हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक जी रहे, 600 करोड़ के ऊपर का विकास कार्य इस उत्तर विधानसभा को दिए। भारतीय जनता पार्टी की विधायक फिर से बन रहे हैं और सरकार बनाने के साथ हम छत्तीसगढ़ के साथ साथ रायपुर उत्तर का भी संपूर्ण विकास करेंगे और अपराध से मुक्ति दिलाएंगे। स्कूटर वाले विधायक को स्कूटर लेके भेजने वाले हैं क्या आप लोग? बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। डोर टू डोर लोगों के घर जाने से पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ लोगों का रुझान है। इस बार पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी उत्तर में अपने विधायक बनाएंगे और छत्तीसगढ़ में अपना सरकार बनाएंगे। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, हम उनसे जानते हैं कि यहाँ पे आप लोग डोर टू डोर सर्वे कर रहे हैं, क्या पता चला, क्या माहौल? देखिए, कुलदीप जुनेजा जी से जो है वो नमस्ते चौक में नमस्ते ही करते हैं, तो पब्लिक उनको अब नमस्ते करेगी। तो फिलहाल बीजेपी प्रत्याशी जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। बढ़ते आगे, बरेली से अहम खबर आपको बता दें, खुलेआम चल रहा है लाखों का जुआ। वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। आपको बता दें, भारतीय बजरंग दल के प्रदेश उपाध्यक्ष पर ये आरोप लगाए गए हैं। अमित शर्मा विशारदागंज इंस्पेक्टर पर ये आरोप लगाए गए हैं और सीएम योगी और डीजीपी से एक्स पर भी शिकायत की गई है। मामले की एसडीएम और सीओ से भी शिकायत की गई है। विशारदागंज थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। फिलहाल इस मामले को लेकर प्रशासनिक कार्रवाई क्या कुछ नजर आएगी, क्योंकि इस मामले को लेकर शिकायत दर्ज कर दी गई है। इस मामले का कब संज्ञान लिया जाएगा प्रशासनिक स्तर पर, ये फिलहाल देखना होगा। मामला है आंवला क्षेत्र में एक थाना पड़ता है विशारदगंज। थाना विशारदगंज में अभी तैनात हैं दीपचंद SHO महोदय। कल की घटना है, मुझे कुछ अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा सूचना प्राप्त हुई
कि वहाँ पर अवैध पशु कटान एवं खनन भारी मात्रा में ज्वारी जो है एकत्र है वहाँ पर, और भारी संख्या में वहाँ पर पशु कटान की जब सूचना मिली मुझे, तो मैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुँचा। तो कुछ मेरे पास साक्ष्य भी हैं वीडियो के माध्यम से, और जो कि मुझे प्राप्त हुई हैं वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही हैं। तत्काल मैंने SPRA महोदय को सूचना की, उन्होंने मुझे कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। तो मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जो आंवला प्रशासन है, जो कि लगभग 2 से लेकर 3 बार मैं शिकायत भी कर चुका हूँ दूरभाष के द्वारा, फ़ोन के द्वारा मुझे आश्वासन दिया गया है, लेकिन हर बार लीपापोती की जा रही है। मुझे लगता है कि इसके पीछे कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई बड़े पोशाकधारी का तो हाथ नहीं है। और कानपुर देहात से आपको खबर बता देते हैं, जहां पर चचेरे भाई की पीट कर की गई निर्मम हत्या। मामूली कहासुनी में 3 भाइयों ने की हत्या। लाठी डंडे समेत कुल्हाड़ी से हमला कर की गई हत्या। हत्यारे 3 भाइयों में से 2 भाई मौके से हुए फरार। एक आरोपी कल्लू यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस एवं फॉरेंसिक टीम फिलहाल जांच में जुटी। देवराहट के गांव गौरी के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। कानपुर देहात में चचेरे भाई की पीट कर की गई निर्मम हत्या। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अमित पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्या कुछ जानकारी है इस पूरी घटना को लेकर? देखिए, बिल्कुल ऐसे ही आपको बताना चाहूंगा, कानपुर देहात के देवराज थाना क्षेत्र के गौरी गांव का ये पूरा मामला है। और जैसा कि ग्रामीणों से पता चला है, उन्होंने बताया कि शुरू से लगभग 2-3 दिन से लगातार इन भाइयों में आपसी कुछ बन नहीं रही थी। इसके बाद आज फिर कहासुनी हुई और उस कहासुनी ने इतना बड़ा रूप ले लिया कि एक भाई की निर्मम हत्या कर दी गई। जी, 2 लोग फरार बताए जा रहे हैं, एक भाई की गिरफ्तारी भी हो गई है। उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? और ये हत्या किस उद्देश्य से की गई, क्या इसको लेकर कोई जानकारी साझा की गई है? बिल्कुल, अभी पुलिस की अगर बात करें तो पुलिस ने एक्टिविटी दिखाते हुए एक चचेरे भाई कल्लू यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है और इसके बाद जो भी तथ्य है वो निकल कर सामने आएंगे। पुलिस का अभी बयान इस तरह का नहीं आया है, क्या कुछ मामला है। कुछ ही देर में पुलिस का कहना है, कुछ ही देर में कल्लू यादव से पूरी बात पता करके और बता दिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बता दें कि फॉरेंसिक टीम फिलहाल जांच पड़ताल में जुटी है। और अब आपको मथुरा से खबर बता देते हैं। मथुरा से खबर, अमोनिया क्लोरीन गैस रिसाव होने से मचा हड़कंप। सीएमओ कार्यालय में अमोनिया क्लोरीन गैस रिसाव। अधिकारी कर्मचारी कार्यालय छोड़कर बाहर निकले। आंखों में जलन और सांस लेने में हो रही दिक्कत। फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची सीएमओ कार्यालय। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अभिनव उपाध्याय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिनव, क्या कुछ जानकारी है घटना को लेकर? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये मथुरा के सीएमओ कार्यालय का ये पूरा मामला है। उस समय हड़कंप बच गया जब अमोनिया क्लोरीन गैस के जो 2 सिलेंडर काफी समय से रखे हुए थे, वो अचानक उसमें रिसाव होने लगा, जिसके चलते जो है पूरे विभाग में हड़कंप मच गया। जो अधिकारी, जो कर्मचारी थे, वो कार्यालय को छोड़कर बाहर निकलने लगे और वहां तुरंत जो है फायर ब्रिगेड की टीम जो है सीएमओ कार्यालय पहुंची। वहां जो सिलेंडर जो रखे हुए थे उनको जो है बाहर निकाला और वहीं जो अमोनिया गैस के जो सिलेंडर थे वो काफी समय से रखे हुए थे। तो इसमें एक बड़ी लापरवाही सामने आई है विभाग की, क्योंकि उन पर अगर ध्यान दिया जाता तो ये एक बड़ा हादसा होने से बचा है। एक बड़ा मामला इसलिए है क्योंकि जो विभाग की जो लापरवाही है वो सामने आई है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जिस समय ये जो गैस जो रिसाव हुआ था, वहां पे जो पब्लिक के लोग थे वो ज्यादा नहीं थे, क्योंकि जो ज्यादातर लोग हैं वो सीएमओ को कार्यालय अपनी समस्याओं को लेकर या किसी काम को लेकर पहुंचते रहते हैं, मगर उस समय काफी कम लोग थे वहां पे। और जैसे ही ये रिसाव हुआ तो तुरंत जो अधिकारी कर्मचारी और जो पब्लिक के लोग थे उनको तुरंत बाहर किया गया। फिलहाल की जो स्थिति है वो फायर ब्रिगेड ने मौके पहुंचकर दोनों सिलेंडरों को बाहर निकालकर उस पर काबू पा लिया। जी
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी बीच आपको वाराणसी से खबर बता देते हैं। वाराणसी से खबर, IIT BHU में छात्रा से छेड़खानी का मामले में अब काशी हिंदू विश्वविद्यालय में शुरू हुआ प्रदर्शन। सेंट्रल ऑफिस के बाहर ABVP का प्रदर्शन। BHU और IIT BHU के बीच छात्र BHU और IIT प्रशासन के खिलाफ कर रहे प्रदर्शन। सुरक्षा के नाम पर विश्वविद्यालय के बंटवारे का लगाया आरोप। IIT और BHU की सुरक्षा बढ़ाए जाने की गई मांग। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विकी डे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकी, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि जो वाराणसी में BHU में जो छात्रा के साथ छेड़खानी हुआ था, जिसका कल पूरे दिन भर विरोध सुबह से ही छात्रों द्वारा किया गया, लेकिन देर शाम जो है BHU प्रशासन और वाराणसी उत्तर प्रदेश कमिश्नरेट पुलिस द्वारा एक बैठक की गई छात्रों के साथ। उसमें ये निर्णय हुआ 7 शर्तों रखी गई, जिसमें बताया गया कि पूरे कैंपस में हाई सिक्योरिटी कैमरे लगाए जाए और हाई क्वालिटी के लगाए जाए। उसके बाद जो BHU में सिक्योरिटी है उसको भी बढ़ाया जाए, जो पहले कम कर दिया गया था उसकी सिक्योरिटी को पहले से ज्यादा बढ़ाया जाए, और शाम होते ही एक समय सीमा उसकी तय की जाए, जैसे कि शाम होते ही बाहरी लोगों का अंदर प्रवेश वर्जित किया जाए। जिसको लेकर और साथ ही ये भी कहा गया कि BHU IIT और बगल में उसके बीच दीवार उठाई जाए और दीवार से मतलब आर पार कोई न जा पाए, जिसको लेकर प्रदर्शन किया गया था, जिसके लिए आज जो है पुनः एक बार छात्रों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। छात्रों का कहना है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों द्वारा ये धरना किया जा रहा है। उनका कहना है कि ये गाजा और इजराइल जैसे बंटवारे न किया जाए। ये BHU हमारे सांस्कृतिक संस्था है और यहाँ पढ़ाई की जाती है। यहाँ छात्रों को एक अलग मालवीय जी की बगीचा है। यहाँ पे जो है सिक्योरिटी आप अपनी बढ़ाएं और छात्रों के साथ जो लगातार अश्लीलता हो रही है, इस चीज को पूरी तरीके से प्रशासन अपने काबू में करे और इसकी सुरक्षा जो है यहाँ के कुलपति और यहाँ पे प्रशासनिक जो है ये अपने हाथों में ले और यहाँ पे दीवार खड़ी करके ये बंटवारा न किया जाए। ये लगातार ABP के छात्रों द्वारा आज ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसको लेकर उन्होंने BHU VC का पुतला भी फूका है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। फर्रुखाबाद जनपद में इस बार गंगा व रामगंगा लगभग एक माह तक खतरे के निशान के ऊपर रही। इससे जनपद के 5 ब्लॉकों व विशेष रूप से तहसील अमृतपुर के ब्लॉक राजेपुर में किसानों की फसलें तबाह हो गई। बाढ़ का पानी तो घट गया, लेकिन अभी तक प्रशासन की ओर से किसानों की फसलों के नुकसान का आकलन पूरा नहीं हो सका है। अभी तक 12,025 किसानों के कुल 3,048.63 हेक्टेयर भूमि पर फसलों में 33% से अधिक नुकसान का आकलन किया गया है। जो है हम लोगों को जो है जो फसलों का हम लोगों ने आंकड़ा किया है, उसमें जो है 12,025 किसान हैं और जिसमें जो है 3,048 हेक्टेयर जो है हमारी फसलें नुकसान हुई है, जो 33% से अधिक है। इन लोगों को जो है हम लोगों ने आपदा निवेश पोर्टल पर ट्वीट कर दिया है और इनको शीघ्र ही इनके खाते में भुगतान कर दिया। कितना फसल का नुकसान हुआ है सर? ये हमने बताया कि आपको कि ये जो टोटल हमारे किसान हैं जो है, इसमें 12,025 किसान हैं और इसमें जो है 3,048 हेक्टेयर जो है हमारी फसल जो 33% से ज़्यादा जो है क्षति हुई थी, इन लोगों को जो है मुआवजा दिया गया। बिजली काटे जाने से नाराज किसानों ने बिजली घर का घेराव किया। अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे किसानों के साथ महिलाएं भी धरने पर बैठी हैं।
किसानों ने बिजली विभाग के खिलाफ जमकर मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। किसानों का आरोप है कि विद्युत बिल जमा करने के बावजूद उनके गांव की बिजली काटी गई। विभाग द्वारा बिल समय पर उपलब्ध न कराए जाने के कारण विद्युत बिल समय से जमा नहीं हो पा रहे हैं। किसानों के साथ महिलाएं भी धरने पर बैठी हैं। अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे किसानों का कहना है कि बकाया बिल दिखाकर गलत तरीके से विद्युत विभाग ने 13 गाँव की बिजली काटी है। खबर झांसी से है, जहां पर मऊ रानीपुर में गुरुवार को 7,20,000 की लूट की वारदात अंजाम दी गई। पुलिस ने जब मामले की जांच शुरू की तो मामला सामने आया कि ऋषभ राजपूत ने खुद ही अपने दोस्त आशीष के साथ मिलकर लूट की योजना बनाई थी। इस मामले का ऑडियो वायरल हुआ है। पुलिस ने शुक्रवार की सुबह मुठभेड़ के दौरान 2 आरोपी गिरफ्तार किए, जिन्हें लूट का षड्यंत्र बनाने के बाद स्वीकार किया है। ऋषभ राजपूत पर काफी कर्ज था, जिसे चुकाने के लिए उसने बैंक जाते वक्त अपने आप को खुद वारदात करवाई थी। लूट के वक्त थाली में मात्र 80,000 रुपए थे। ये जो मुठभेड़ हुई है, मुठभेड़ के बाद ये बात समझ में आई, ये निकल के आई है जांच के बाद कि ये जो घटना 7,20,000 की हुई थी, तो उसमें जो मौके पे तलाशी ली गई तो बैग से 80,000 रुपये मिला और मोटरसाइकिल मिली है और इनके पास से 2 असलहे मिले हैं। और इनके आपसी बातचीत के वायरल वीडियो भी, ऑडियो भी वायरल हुए हैं, जिसमें ये पता चला है कि इन लोगों की जो प्लानिंग थी, उस प्लानिंग के बारे में पता चला कि ऋषभ राजपूत ने अपने आशीष दोस्त के साथ इस तरह का प्लान किया था कि तुम लोगों को 80,000 रुपये मिल जाएंगे, बाकी पैसा जो है, जो बच रहा है वो हम हड़प लेंगे और पिताजी को पता नहीं चल पाएगा और जो हमारी उधारी है वो हम उसको चुकता कर देंगे। खबर मथुरा से है, जहां पर वृंदावन स्थित राधा कृष्ण मंदिर में कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष समिति की बैठक हुई। बैठक में महंत फूलजी महाराज ने कहा कि अब हिंदू जाग रहा है। वही मृदुल कानदास ने कृष्ण नाम प्राचीन है और भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। जमीन से कब्जा हटाने को लेकर कहा कि न्यायालय में केस चल रहा है। हम दीपदान को लेकर जिलाधिकारी से परमिशन मांगेंगे। समिति के अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने कहा कि देश विदेश से लगभग 11 लाख कृष्ण भक्त मथुरा आएंगे। भक्तों से अपील करते हुए कहा कि वो एक दीपक साथ लाएं। मंदिर के संबंध में आज यहाँ बैठक हुई। बैठक में सभी भक्तों द्वारा यह निर्णय लिया गया कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में 6 दिसंबर को लाखों श्रद्धालु दीपदान करेंगे। भारतवर्ष के अपने देश से कृष्ण भक्त आएंगे, विदेशों से भी कृष्ण भक्त आएंगे, NRI आएंगे और सभी का एक ही मत है कि जहाँ भगवान कान्हा का जन्म हुआ उस स्थान पर 6 दिसंबर को दीपदान करें। क्योंकि जब भगवान श्री राम अयोध्या आए थे तो तब से दीपावली का कार्यक्रम चालू हो गया है। पूरी अयोध्या में दीपदान हुआ था और 6 दिसंबर को भगवान श्री राम का मंदिर आज़ाद हुआ था, तो उस पर्व को भी हम सौर पर्व के रूप में मनाते हैं। अयोध्या में दीपोत्सव के लिए 21 लाख दीपक बनाने का कार्य पूरा हो चुका है। दीपक बनाने वाले कारीगरों ने बताया कि उनको जितना दिया बनाने का ऑर्डर मिला था उतना दीप बनाकर ठेकेदार को दे दिया गया है। लगभग 27 लाख दीपों का ऑर्डर मिला था। कारीगरों का कहना है कि दीप महोत्सव में हमको रोजगार भी मिल गया है। इसका श्रेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जाता है, जिनकी वजह से हम लोगों को रोजगार मिला और हम लोगों को मेहनत का पैसा भी मिल चुका है। हेलो, तू रहे हो मेहारू साथे, तू रहे हो घरे तो का हुई।
बाराबंकी जिले के थाना कुर्सी क्षेत्र के हबीबपुर गांव में घर से काम के लिए कार से निकले एक प्रॉपर्टी डीलर की संदिग्ध परिस्थितियों में गला रेतकर हत्या कर दी गई। हत्यारे कार के पास ही प्रॉपर्टी डीलर के शव को छोड़कर फरार हो गए। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले की गहनता से जांच पड़ताल की। प्रॉपर्टी डीलर के परिजनों ने बताया कि काम को लेकर मृतक युवक काफी परेशान चल रहा था। फिलहाल पुलिस अभी पहलुओं से जाँच कर रही। रात में लगभग 11 बजे थाना कुर्सी पर सूचना मिली कि बक्सी की तालाब तरफ जाने वाले किसान पथ के सर्विस लेन पे हबीबपुर के पास में एक व्यक्ति सड़क पर घायल अवस्था में पड़ा हुआ है और वहां पे एक कार पड़ी है। पुलिस जब आकर के देखा तो जो व्यक्ति सड़क पे पड़े हुए थे उन्हें गले पर गहरी धारदार हथियार से चोट थी, जिन्हें अस्पताल पे भेजा गया तत्काल, जहां डॉक्टर उनको मृत घोषित कर दिया है। सड़क पे जो कार पड़ी हुई थी उसका नंबर था UP FT 0107, जिसके आधार पर जानकारी की गई तो वो अतुल पांडे हैं, जो रहने वाले सेक्टर N अलीगंज के निवासी हैं और उनके पिताजी से जानकारी की गई तो अभी जो आरंभिक उन्होंने बताया है उस आधार पर ये जमीन का कारोबार करते हैं। कुछ दिनों से काम वाम ठीक नहीं चल रहा था और ये दोपहर को घर से निकले हुए थे। खबर उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के सलेमपुर कोतवाली क्षेत्र के भवनौली पांडे से, जहां पर पति और पत्नी के बीच घरेलू पारिवारिक विवाद में पति ने अपनी ही पत्नी को गोली मार दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पीड़िता को आनंद फानन में हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने हालत गंभीर देखकर देवरिया मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। घायल पीड़िता का इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है, हालत स्थिर बताई जा रही। घटना की सूचना मिलते ही सलेमपुर कोतवाली पुलिस ने आरोपी पति अरविंद को गिरफ्तार कर लिया। विभिन्न सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही। में थाना सलेमपुर क्षेत्र के अंतर्गत उर्धौली ग्राम की घटना है, जहां एक व्यक्ति जिसका नाम अरविंद कुशवाहा है, उसने अपनी ही पत्नी को एक घरेलू पारिवारिक विवाद के बाद कहा सुने के बाद में गोली मारने की घटना है, जिसमें पुलिस द्वारा तुरंत मौके पर पहुंचकर पीड़िता को हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। उनकी हालत स्थिर है। इस संबंध में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। और इसी बीच आपको देहरादून से खबर बता देते हैं। देहरादून से खबर, स्वच्छता रैंकिंग में सुधार के लिए नगर निगम ने कसी कमर। स्वच्छ सर्वे की रैंकिंग में अव्वल आने के लिए कसी कमर। साथ ही डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन पर भी दिया है जोर। स्वच्छ सर्वे की रैंकिंग में अव्वल आने के लिए कसी कमर। नगर निगम ने समय पर कूड़ा उठाने पर दिया जोर। और इसी बीच आपको बड़ी खबर बता देते हैं नोएडा से, जहां पर रेव पार्टी में स्नेक बाइट का मामला। नोएडा से खबर, रेव पार्टी में स्नेक बाइट का मामला। पुलिस ने 2 अलग अलग केस दर्ज किए हैं। पुलिस के साथ साथ वन विभाग ने भी FIR की है दर्ज। पुलिस ने 2 अलग अलग FIR को किया है दर्ज। सांपों की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में है काफी ज्यादा। रेव पार्टी में स्नेक बाइट को लेकर चर्चा। रेव पार्टी में स्नेक बाइट का मामला। पुलिस ने एल्विश यादव समेत 6 लोगों पर दर्ज की है FIR। मेरठ की अध्यक्षता में वन विभाग टीम की गई है गठित। गाजियाबाद और नोएडा DFO करेंगे जांच।
और इसी बीच आपको दिल्ली से खबर बता देते हैं। दिल्ली से खबर, सांसद संजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है अर्जी। दिल्ली से खबर, ईडी द्वारा गिरफ्तारी के आधार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट में सांसद संजय सिंह ने दाखिल की अर्जी। शराब नीति घोटाले में संजय सिंह की हुई है गिरफ्तारी। ईडी द्वारा गिरफ्तारी के आधार को सुप्रीम कोर्ट में दी गई है चुनौती। शराब नीति घोटाले में सुप्रीम कोर्ट में संजय सिंह ने डाली अर्जी। ईडी द्वारा गिरफ्तारी के आधार को सुप्रीम कोर्ट में दी है चुनौती। और इसी बीच आपको कानपुर देहात से खबर बता देते हैं। कानपुर देहात से खबर, जहां पर तेज रफ्तार कार ने युवक को मारी जोरदार टक्कर। टक्कर से युवक की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। कार चालक कार लेकर हुआ मौके से फरार। मृतक के शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। और इसी बीच आपको बुलंदशहर से खबर बता देते हैं। बुलंदशहर से खबर, बुलंदशहर में 333 पहुंचा AQI। वेरी पुअर इंडेक्स क्वालिटी में मापा गया। खतरनाक स्तर पर पहुंची बुलंदशहर की आबोहवा। वायु प्रदूषण की वजह से लोगों को हो रही परेशानी। और इसी बीच आपको बड़ी खबर बता देते हैं। बड़ी खबर जहां पर लखनऊ से, जहां पर राजधानी में डेंगू का कहर। बंथरा में रहने वाले महिला की डेंगू से हुई मौत। पति और 10 साल का बेटा भी डेंगू की चपेट में। बता दें आपको कि डेंगू का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, जहां पर पति और उसका बेटा डेंगू के कहर से हुई मौत। राजधानी के बंथरा क्षेत्र में कई और लोग भी डेंगू की चपेट में हैं। 37 नए मामले सामने आए हैं। राजधानी में लगातार बढ़ता जा रहा है डेंगू का कहर। और देशी बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।